शादी के 3 साल बाद मेरी सीईओ पत्नी ने मुझसे छिपकर विदेश की उड़ान भरी। वो अपने पुराने प्यार मिस्टर इतो से मिलने गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों की बेहद करीबी तस्वीरें किसी ने खींच ली और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घबराई हुई लियू रुयान जैसे ही वापस लौटी, विमान से उतरते ही उसके फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल और अनगिनत मैसेज दिखाई दिए। उसने आखिरी वॉइस मैसेज चलाया, दीदी दादाजी मुझ का निधन हो गया है। जैसे ही ये मैसेज सुनो मुझे तुरंत फोन करना। लियू रुयान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन लियू यानरान को फोन मिलाया। आखिर हुआ क्या है? कुछ पल की खामोशी के बाद यानरान ने गहरी सांस ली। लगता है आपने मेरा पूरा वॉइस मैसेज नहीं सुना। आज जीजाजी अस्पताल में दादाजी मुझे मिलने आए थे, तभी दादाजी ने आपकी विदेश वाली तस्वीरें देख ली जिनमें आप मिस्टर इतो के साथ थी। उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि उनके दिमाग की नस फट गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। जीजाजी भी इस सदमे को सह नहीं पाए, इसलिए लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो अभी कहाँ है? यानरान ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। आज दोपहर में परिवार ने दादाजी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जीजाजी अस्पताल से निकलने के बाद कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। बस इतना पता है कि जाते समय उन्होंने एक ही मांग रखी थी। लियू रुयान ने तुरंत समझ लिया कि मैंने क्या मांग रखी होगी। उसका जबड़ा कस गया। मैं तलाक नहीं दूंगी, यानरान ने शांत स्वर में कहा। दादी और मौसी दोनों जीजाजी की बात मान चुकी है। ये सुनते ही लियू रुयान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास रखा सूट के जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। मैंने कब कहा कि मैं तलाक दूंगी? यानरान की आवाज इस बार पहले से ज्यादा सख्त थी। दीदी, इस बार आपने सच में सारी हदें पार कर दी है। लियू रुयान ने गुस्से में एक गाली दी। उसके पास खड़ी उसकी सहायक सॉन्ग याओजी डर के मारे कांप उठी। उसने पहली बार अपनी बॉस को इस तरह आपा खोते देखा था। मैडम, लियू रुयान ने अपनी कंटी दबाई और तुरंत मुझे फोन लगाया। फोन बजता रहा, लेकिन मैंने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। आखिर उसने अपनी माँ को फोन किया। फोन जुड़ते ही दोनों तरफ कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। आखिर लियू रुयान ने धीमी आवाज में पूछा, माँ, मुझ कहाँ है? क्या वो आपके साथ है? उसकी माँ ने ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। लियू रुयान कुछ और कह पाती, उससे पहले उसके पिता लियू चेंग ने फोन अपने हाथ में ले लिया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हारे जैसी बेटी मिली? अभी के अभी घर वापस आओ। लियू रुयान चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। फिर उसने पूछा, मुँह अभी कहाँ है? लियू चेंग का गुस्सा और बढ़ गया। अपने ही पति का पता मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुरंत घर लौटो और उस इतो नाम के आदमी से कह देना, हमारे घर की दहलीज पर कदम रखने की सोच भी मत। जब तक हम सब जिंदा हैं, उसे इस परिवार में कभी जगह नहीं मिलेगी। लियू रुयान के सीने में दर्द सा उठा। वो सफाई देना चाहती थी, लेकिन जिंदगी भर उसने कभी खुद को समझाने की कोशिश नहीं की थी। पापा, मेरे और उनके बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है। लियू चेंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ की सिर्फ एक ही मांग है, तलाक। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो उन्हें आजाद कर दो। तलाक शब्द सुनते ही लियू रुयान का पूरा शरीर तंग गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं तलाक नहीं दूंगी। लियू चेंग गरज उठे, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर लियू रुयान ने फोन काट दिया। उसका दिल लगातार भारी होता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। तभी उसकी सहायक ने धीरे से कहा, मैडम, सबसे पहले हमें मिस्टर मु को ढूंढना होगा। लियू रुयान ने सिर उठाया। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से तमतमा रहा था। घर चलो। वापसी के पूरे रास्ते वो लगातार मुझे फोन करती रही, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार कॉल किया, मैंने एक भी फोन नहीं उठाया। वो सीट पर सिर टिकाकर मोबाइल को कसकर पकड़े रही और ड्राइवर से बोली, गाड़ी और तेज चलाओ। सॉन्ग याओजी ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। जी मैडम। कुछ ही देर में गाड़ी विला के बाहर आकर रुक गई। लियू रुयान बिना एक पल गवाए कार से उतरी और तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। सॉन्ग याओजी भी उसके पीछे पीछे चल दी। उसने पहली बार अपनी बॉस को इतना बेचैन और घबराया हुआ देखा था। दरवाजा खोलते ही नौकरानी झांग माँ ने उसे देखकर हैरानी से कहा, मैडम, आप आ गई। लियू रुयान की नजर सीधे ऊपर दूसरी मंजिल पर थी। मुँह घर पर है? झांग माँ ने सिर हिलाया। नहीं। उसके चेहरे की घबराहट देखकर झांग माँ ने पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? लेकिन लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ी और सीधे बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। कमरे में हर चीज अपनी जगह पर थी। मेरा लैपटॉप, मेरे कपड़े और मेरी सारी निजी चीजें भी वही रखी थी। सब कुछ मौजूद था, सिर्फ मैं नहीं था। उसका दिल और ज्यादा घबराने लगा। उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। उसे मुझसे मिलना था अभी, इसी वक्त। वो तेजी से नीचे उतरी। तभी झांग माँ ने अपना फोन रखा। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। लियू रुयान ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा। किसका फोन था? झांग माँ अभी भी पूरी तरह संभल नहीं पाई थी। मुझ साहब का। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने गांव लौट सकती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। उनके कमरे में जो सामान है उसे मैं जैसा चाहूँ वैसा संभाल लूँ। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने और क्या कहा? झा माँ ने सिर हिलाया। बस इतना ही। मैडम, आखिर हुआ क्या है? सुबह तक तो सब ठीक था। लियू रुयान ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। फिर उसने मेरी बड़ी बहन मु यून शुआन का नंबर मिलाया। उसे लगा कि शायद इस बार भी कोई फोन नहीं उठाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दूसरी तरफ से ठंडी आवाज सुनाई दी। जी मिस लियू। लियू रुयान की आवाज पहली बार कमजोर पड़ गई। मु कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बहन की आवाज और भी ठंडी हो गई। तलाक के कागजात आपके घर पर रखे हैं, समय मिले तो उन पर हस्ताक्षर कर दीजिए। बस एक एहसान कीजिए, मेरे भाई को आजाद कर दीजिए। उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए।
इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लियू रुयान कुछ पल तक मोबाइल को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकली। पुराने घर चलो। जी मैडम। झांग माँ उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बात क्या हो गई थी। पूरा लियू परिवार का पुराना घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन माहौल बेहद भारी और उदास था। घर के हर सदस्य ने काले कपड़े पहन रखे थे। ये दादाजी मुंह के प्रति सम्मान और शोक का प्रतीक था। घर में कदम रखते ही लियू रुयान की नजर अपनी दादी पर पड़ी। अगले ही पल वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज भर्रा गई। दादी, मुंह कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। बूढ़ी दादी ने आंखें बंद ही रखी। उनकी उंगलियां लगातार माला के मनकों पर चल रही थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लियू रुयान ने फिर पूछा, वो कहाँ है? तभी उसकी माँ धीरे से बोली, मुंह ने हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमने उनके नाम एक ट्रस्ट बनाया है। तुम्हारी दादी ने अपनी हिस्सेदारी के शेयर भी उनके नाम कर दिए हैं। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो इन कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। इतना कहकर उन्होंने तलाक के दस्तावेज उसकी ओर बढ़ा दिए। लियू रुयान के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली। आखिरी पन्ने पर मेरी साफ साफ लिखी हुई साइन थी। उसने कागज को कसकर पकड़ लिया, फिर धीमी आवाज में बोली, तो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है? लियू चेंग उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने ठंडी नजरों से उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वो अब तुमसे मिलना चाहेंगे? लियू रुयान ने दांत भींच लिए। वो मेरे पति है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे पूरा शहर क्यों न खंगालना पड़े। फिर उसने सोंग याओजी की ओर देखा। कमिश्नर वांग से संपर्क करो। सुबह होने से पहले मुझे मुंह मिल जाने चाहिए। ये सुनते ही लियू चेंग का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसकी कॉलर पकड़ ली। अब याद आया कि वो तुम्हारे पति है। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? लियू रुयान की आवाज भर्रा गई। मैं उन्हें सब समझा सकती हूँ, लेकिन लियू चेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो वादा तुमने मुझसे किया था, क्या उसे निभाया या फिर तुमने उनसे झूठ बोला? लियू रुयान चुप रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैंने उनसे सच छिपाया, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे और इतो माकोतो के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मुझे उनसे मिलने का एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। लियू माँ कुछ देर तक चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस भरी। लियू रुयान की आंखों में उम्मीद की हल्की सा एक चमक लौट आई। उसने लगभग विनती करते हुए कहा, माँ प्लीज मुझे बता दीजिए वो कहाँ है। बस एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। लियू माँ ने धीरे से सिर हिलाया। बात ये नहीं है कि हम तुम्हें उनसे मिलने नहीं देना चाहते। सच तो ये है कि हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। लियू चेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जानती हो, उनके परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले शोक सभा तक क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें उनके पति के रूप में कोई पहचान मिले। वो तो तुम्हें वहाँ देखना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तीखी नजरों से लियू रुयान को देखा। लियू रुयान, तुम उनकी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो। ये सुनकर लियू रुयान वही खड़ी रह गई, जैसे उसे इस बात का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। तभी दादी ने धीरे धीरे आंखें खोली। इस बार उनके चेहरे पर जरा भी ममता नहीं थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अगर आज भी मुझे अपनी दादी मानती हो तो तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दो। फिर कभी उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ये शब्द सुनते ही लियू रुयान के दिल में जैसे ठंड उतर गई। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो पूरी तरह बेबस है। वो सिर झुकाकर जाने लगी। तभी पीछे से दादी की कड़क आवाज गूंजी, अगर इसके बाद भी तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगी तो आज से तुम्हारा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लियू रुयान के हाथ कसकर मुट्ठियों में बदल गए। कुछ पल तक वो चुप रही। फिर अचानक हल्की सी कड़वी हंसी उसके होठों पर आ गई। वो वापस मुड़ी और दादी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, दादी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मुझे वो नहीं मिल जाते मैं यही घुटनों के बल बैठी रहूंगी, जब तक आपका दिल नहीं पिघलता और आप मुझे ये नहीं बता देती कि वो कहाँ है। उसे अब समझ आ चुका था कि मुझे दादी ने ही किसी सुरक्षित जगह पर भेजा है। दादी ने बस एक नजर उस पर डाली, फिर उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। लियू माँ भी उनके साथ चली गई। लियू चेंग ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, जो करना है करती रहो। कुछ ही देर में पूरा विशाल हॉल खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ 2 लोग बचे थे, घुटनों के बल बैठी लियू रुयान और उसके पास खड़ी उसकी सहायक सोंग याओजी। कुछ पल बाद सोंग याओजी ने भी चुपचाप उसके बगल में घुटने टेक दिए। मैडम, लियू रुयान ने सिर झुकाए ही रखा। उसके चेहरे के भाव साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। सोंग याओजी ने धीरे से पूछा, क्या मैं चुपचाप अपने लोगों से मुझ साहब को ढूंढने के लिए कहूँ? लियू रुयान ने फीकी मुस्कान दी। जिस जगह का इंतजाम दादी ने किया है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर सोंग याओजी चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, तो क्या आप सच में ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहेंगी? लियू रुयान की आंखों के सामने दादाजी मुंह का चेहरा घूम गया। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, मुझे यही करना चाहिए। सोंग याओजी ने तुरंत कहा, तो मैं भी यही आपके साथ रहूंगी। लियू रुयान ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज बेहद थकी हुई थी। नहीं, तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है। जी मैडम, आदेश दीजिए। लियू रुयान ने आंखें खोली। इस बार उनमें पहले जैसी ठंडक लौट आई थी। पता लगाओ वो तस्वीरें बाहर आई कैसे। सोंग याओजी तुरंत खड़ी हो गई। जी मैडम, मैं अभी जांच शुरू करती हूँ। वो वहाँ से चली गई, लेकिन लियू रुयान वही घुटनों के बल बैठी रही। उसके मन में बार सिर्फ मेरा चेहरा घूम रहा था। उधर अस्पताल में मुझे लगा जैसे मैं बहुत लंबा सपना देख रहा था। सपने में माँ, पापा और दादाजी तीनों जिंदा थे। हम सब साथ घूमने गए थे। पूरा परिवार हंस रहा था, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। मेरे सामने माँ और पापा खून से लथपथ पड़े थे। दादाजी की पार्थिव देह शोक कक्ष में रखी थी। मैं घबराकर नींद से जाग उठा। मेरे दोस्त चू चेन ने आवाज सुनते ही दरवाजा खोला और दौड़कर अंदर आया। मुँह भाई, क्या हुआ? फिर से बुरा सपना देखा? इतने में कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। एक परिचित आवाज सुनाई दी, चू साहब, क्या मुझ साहब जाग गए? मैंने सिर घुमाया। सामने वांग आंटी खड़ी थी।
मैं हैरानी से बोला, आंटी आप यहाँ? उन्होंने मुझे बहुत अपनापन और दर्द भरी नजरों से देखा। दादी का फोन आया था, उन्होंने मुझे वापस बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं मुस्कुराना चाहता था लेकिन मुस्कान मेरे चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाई। मैंने बस इतना कहा, ठीक है आंटी, अब आपको ही परेशान करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे हाथ में गर्म सूप का कटोरा पकड़ा दिया। मैंने चुपचाप सारा सूप पी लिया। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने कटोरा और चम्मच समेट लिया। मुझ साहब, मैं बाहर ही हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। मैंने सिर हिलाया, ठीक है धन्यवाद आंटी। दोनों बाहर चले गए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने बेड के पास रखा अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन खोली तो लियू रुयान की मिस्ड कॉल्स की लंबी सूची दिखाई दी। मैंने बिना एक पल सोचे उसका नंबर, उसके सारे संपर्क और हर माध्यम से उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उधर लियू परिवार के पुराने घर में लियू रुयान अब भी घुटनों के बल बैठी थी। वो बार बार मेरा नंबर मिला रही थी लेकिन हर बार वही नतीजा मिलता। आखिर उसने फोन धीरे से नीचे कर लिया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उससे सिर्फ एक गलती हुई थी, फिर सब कुछ इतनी बुरी तरह कैसे बिखर गया। आधी रात बीत चुकी थी। लियू माँ पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। हॉल में पहुंचते ही उनकी नजर अब भी घुटनों के बल बैठी लियू रुयान पर पड़ी। उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। आज पछताने से क्या फायदा। उनकी आवाज में नाराजगी भी थी और निराशा भी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जियांग परिवार के उन दोनों भाइयों से दूरी बनाकर रखो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। लियू रुयान की आवाज लगातार बैठती जा रही थी। मुझे बस मुँह से एक बार मिलना है। अगर वो सच में मुझसे तलाक चाहते हैं तो वो खुद मेरी आंखों में देख कर कहें। जब तक वो खुद नहीं कहेंगे मैं इन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। लियू माँ ने शांत लेकिन कठोर स्वर में जवाब दिया, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। इस घर में कोई भी तुम्हारी दादी की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। लियू रुयान ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया। माँ, ये एक साधारण शब्द था लेकिन इसे सुनते ही लियू माँ की आंखें कांप उठीं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बेटी के बड़े होने के बाद कितने साल बीत गए थे जब उसने इस तरह उनसे सहारा मांगा हो। कुछ पल बाद वो धीरे से उसके सामने बैठ गई। उनकी आवाज पहले से नरम थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी मुझे मरने से पहले आखिरी बार किसे याद किया था? लियू रुयान का शरीर एकदम अकड़ गया। उसने नजरें उठाकर अपनी माँ को देखा। लियू माँ ने धीरे से कहा, वो तुमसे मिलना चाहते थे आखिरी बार, लेकिन तुम्हारा फोन लगातार बंद था। और फिर उन्होंने अस्पताल के कमरे में वो तस्वीरें देखी, तुम्हारी और उस आदमी की। लियू रुयान ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज टूटने लगी। कौन सी तस्वीरें? लियू माँ ने गहरी सांस ली। अस्पताल में जो तस्वीरें पहुंची थी, तुम और इतो माकोतो साथ थे। तुम दोनों के बीच क्या था क्या नहीं था ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। लियू रुयान के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसका पैर टूट गया था। वो खाना छोड़ चुका था। मैं उसे उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने वादा किया था। लियू माँ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हाँ, तुमने उससे वादा किया था। फिर उनकी आंखें गहरी हो गई। लेकिन अपने पति से किया हुआ वादा, उसका क्या हुआ? ये सवाल सुनकर लियू रुयान पूरी तरह चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी नहीं जाती। माँ, मुझे उनसे मिलना है। मुझे हर हाल में उनसे मिलना है। लियू माँ ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती। सच तो ये है कि हमें भी कुछ नहीं पता। हर चीज का इंतजाम तुम्हारी दादी ने खुद किया है। दादाजी मुँह के अंतिम संस्कार में भी हम कब्रिस्तान नहीं गए। हम सिर्फ बाहर खड़े रहे। तुम्हारी दादी ने कहा था कि उन्हें मुँह परिवार के सामने जाने का हक नहीं रहा। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त को धोखा दिया है। लियू रुयान कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों में जिद लौट आई। तो मैं यही बैठी रहूंगी जब तक दादी खुद मुझे नहीं बताती कि वो कहाँ है। उसी समय पीछे से एक कड़क आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बकवास। लियू चेंग वहाँ आ चुके थे। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम यही घुटनों के बल बैठी रहोगी? कंपनी बंद कर दोगी क्या? लियू रुयान ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, आप है ना, आप संभालेंगे। ये सुनकर लियू चेंग का चेहरा और सख्त हो गया। तुम्हारी माँ सही कह रही थी। आज जो हो रहा है उसकी वजह तुम खुद हो। अचानक लियू रुयान के सीने में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने भीतर से दिल को जोर से मरोड़ दिया हो। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। एक हाथ फर्श पर टिकाकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। लियू माँ घबरा गई। रुयान, क्या हुआ? लियू चेंग भी तुरंत आगे बढ़े। हालांकि कुछ देर पहले तक वो डांट रहे थे, लेकिन आखिर वो उनकी बेटी थी। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने दांत भींच लिए और तेज आवाज में बोली, मैंने कहा ना, आप दोनों जाकर आराम कीजिए। ये सुनते ही लियू चेंग का सारा नरमपन गायब हो गया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, अक्ल से पैदल लड़की, अगर इसे घुटनों के बल बैठना है तो बैठी रहे। चलो हम चलते हैं। लियू माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बस जाते जाते अपनी बेटी को एक लंबी नजर से देखा। फिर दोनों वहाँ से चले गए। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। लियू रुयान अब भी फर्श पर बैठी थी। उसके सीने का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और उसी दर्द के बीच उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई। एयरपोर्ट था, मैं उसे विदा करने आया था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कितने दिन में वापस आओगी? उसने जवाब दिया, अगर सब ठीक रहा तो 3 दिन। मैंने सिर हिलाया, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने मेरे बालों को प्यार से सहलाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उस दिन शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि पति का एयरपोर्ट पर विदा करना कितना सुखद होता है। भले ही ये रिश्ता उसने अपनी जिद से हासिल किया था। बोर्डिंग का समय हो चुका था। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक मुड़ी। मैं अब भी वही खड़ा
उसे जाते हुए देख रहा था। उस पल उसके दिल में अजीब सी कसक उठी। अचानक उसे लगा कि शायद उसे जाना ही नहीं चाहिए। उसने अपनी सहायक सोंग याओजी की ओर देखा। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। सोंग याओजी ने हैरानी से पूछा, किस बात की? मैडम, लियू रुयान ने धीमे से कहा, हैचिंग में शाखा कार्यालय खोलना शायद सही फैसला नहीं था। सोंग याओजी कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, प्यार सच में अजीब चीज है। याद खत्म हुई। वर्तमान में लौटकर लियू रुयान ने धीरे धीरे अपनी कमर सीधी की। वो फिर से घुटनों के बल सीधी बैठ गई। उसकी आंखें शून्य में टिकी थी, क्योंकि अब उसे आखिरकार समझ आ चुका था वो उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, और शायद ये एहसास उसे बहुत देर से हुआ था। अगली सुबह लियू माँ ने धीरे से दादी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दादी बिस्तर के सहारे बैठी थी, हाथ में माला थी और चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आंखें खोले बिना पूछा, क्या वो अब भी नीचे घुटनों के बल बैठी है? लियू माँ ने सिर हिलाया। हाँ, पूरी रात वही बैठी रही। दादी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, उस लड़के और रुयान के बीच आखिर सच क्या है? लियू माँ ने इस बार कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद दादी ने एक लंबी सांस छोड़ी। शायद यही किस्मत थी। लगता है इन दोनों के हिस्से में साथ लिखा ही नहीं था। करीब दोपहर होने पर दादी नीचे आई। लियू चेंग और उनकी पत्नी पहले से हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही दोनों खड़े हो गए। लियू रुयान ने भी सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी रात जागने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो भर्राई आवाज में बोली, दादी, बस एक बार मुझे मुझसे मिलवा दीजिए। दादी का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, अब कभी नहीं। ये शब्द दूसरी बार सुनकर लियू रुयान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। काफी देर तक वो चुप रही, फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो आप मुझे उनसे मिलने नहीं देंगी? दादी ने सख्त स्वर में कहा। गलती की है तो उसकी सजा भी स्वीकार करनी होगी। लियू रुयान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अपनी गलती से भाग नहीं रही, लेकिन मैं उनसे सामने खड़े होकर माफी मांगना चाहती हूँ। दादी की आवाज और कठोर हो गई। पहले ये भी सोचो, क्या वो तुम्हें ये मौका देना चाहते हैं, या फिर तुम हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मर्जी उन पर थोपना चाहते हो? ये बात सीधे लियू रुयान के दिल पर लगी, क्योंकि वह जानती थी आज तक उसने हमेशा अपनी इच्छा ही सबसे ऊपर रखी थी। दादी आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी छड़ी से उसकी पीठ पर कई बार प्रहार किया। लियू चेंग और उनकी पत्नी घबरा गए, लेकिन दादी ने एक नजर दोनों की ओर देखा। अगर आज तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो इसकी एक टांग तोड़ देते। दोनों तुरंत चुप हो गए। उन्हें अपने पिता का स्वभाव अच्छी तरह याद था। दादी लगातार उसे मारती रही, 10, 12, 15 बार, लेकिन लियू रुयान ने एक बार भी दर्द की आवाज नहीं निकाली। वो पूरी तरह सीधी बैठी रही। आखिर दादी ने छड़ी रोक दी। ये सजा इसलिए है क्योंकि तुम अच्छी बेटी नहीं बन सकी और अपने पति के प्रति भी वफादार नहीं रही। कुछ देर बाद लियू रुयान ने खुद को संभाला। पूरी रात घुटनों के बल बैठने से उसके पैरों की संवेदना लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी वो किसी तरह खड़ी हुई। उसने एक एक शब्द साफ आवाज में कहा, आप मुझे उनसे मिलने मत दीजिए, लेकिन मैं मरते दम तक तलाक नहीं दूंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उसकी चाल में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। सोंग याओजी सुबह से ही हवेली के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने लियू रुयान को बाहर आते देखा, वो दौड़कर उसके पास पहुंची। मैडम, आप ठीक है? उसने सहारा देकर लियू रुयान को कार में बैठाया। लियू रुयान ने एक बार पीछे मुड़कर पुराने घर को देखा, फिर धीमे से कहा, कब्रिस्तान चलो। जी मैडम। करीब 1 घंटे बाद वे दादाजी मुंह की कब्र पर पहुंचे। नई बनी समाधि के सामने ताजे फूल रखे थे। लियू रुयान धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। सोंग याओजी कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ी रही। लियू रुयान ने समाधि पर लगी तस्वीर को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, दादाजी मुंह, मैं आपकी दोषी हूँ। यानरान ने बताया, मेरी और इतो माकोतो की तस्वीरें देखकर ही आपकी तबीयत बिगड़ी थी। अगर ऐसा है तो आपकी मौत की जिम्मेदारी से मैं कभी बच नहीं सकती। इतना कहकर वो चुप हो गई। वो लंबे समय तक बिना हिले वही बैठी रही। काफी देर बाद सोंग याओजी ने धीरे से आवाज दी, मैडम। लियू रुयान ने समाधि के सामने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर धीरे से उठी, एक आखिरी बार तस्वीर को देखा और बिना कुछ कहे लौटने लगी। सोंग याओजी ने भी समाधि के सामने झुककर श्रद्धांजलि दी और उसके पीछे चल पड़ी। उसने लियू रुयान की पीठ की ओर देखा। वो अब भी सीधी चल रही थी, लेकिन उसकी परछाई में गहरा अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। सोंग याओजी ने मन ही मन सोचा, सब कुछ ठीक होने ही वाला था, फिर एक गलती ने सब कुछ खत्म कैसे कर दिया। उसी समय उसका फोन बज उठा। उसने लियू रुयान की ओर देखा और कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ शाओ शुआंग थी। उसकी आवाज घबराई हुई थी। असिस्टेंट सोंग, मुझे सच में मिस्टर इतो की पूरी योजना के बारे में कुछ नहीं पता था। मैडम मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? सोंग याओजी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच सच बता दोगी तो किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद शाओ शुआंग ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं सब बताती हूँ। सोंग याओजी ने फोन लियू रुयान की ओर बढ़ा दिया। मैडम, शाओ शुआंग बात करना चाहती है। लियू रुयान ने फोन लिया। उसकी आवाज बेहद भारी थी। बोलो। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, मैडम, मुझे अभी अभी पता चला है कि मिस्टर इतो के पैर में कभी फ्रैक्चर हुआ ही नहीं था। उन्होंने कोई ऑपरेशन भी नहीं करवाया। उन्होंने वहाँ के डॉक्टर को पैसे देकर झूठा मेडिकल रिकॉर्ड बनवाया था। और वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो भी उन्हीं के कहने पर मैंने खींची थी। ये सुनते ही लियू रुयान की उंगलियां फोन पर कस गई।
उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। कुछ सेकंड बाद उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। फोन कटने के बाद शाओ शुआंग काफी देर तक खुद को संभालती रही। उसके कानों में बार बार लियू रुयान की ठंडी आवाज गूंज रही थी। अगर उसे मंच पर नाचना इतना पसंद नहीं है तो फिर अब उसे जिंदगी भर मंच पर लौटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शाओ शुआंग समझदार थी। वो इस एक वाक्य का असली मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर सामान्य मुस्कान लाई और अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में इतो माकोतो अपने डॉक्टर के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। शाओ शुआंग ने मुस्कुराकर कहा, इतो सर, मैं आपके लिए कुछ फल लाई हूँ, क्या खाएंगे? इतो माकोतो ने बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब दिया, खरबूजा ले आओ। शाओ शुआंग मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन उसके हाथ अनजाने में और कस गए। उधर सॉन्ग याओजी कार चला रही थी। उसने फोन पर हुई पूरी बातचीत सुन ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। उसने रियर व्यू मिरर से लियू रुयान की ओर देखते हुए पूछा, मैडम अब कहाँ चलना है? लियू रुयान बेहद थकी हुई लग रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मुँह परिवार के दफ्तर चलो। सॉन्ग याओजी ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। उसे पता था कि अगर किसी को मुझ साहब के बारे में कुछ मालूम होगा तो शायद वहीं से कोई सुराग मिल सके। दादाजी मु के निधन की खबर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई थी, इसलिए बाहर की दुनिया अब भी इस सच से अनजान थी। उसी समय हु शिन कुछ फाइलें लेकर अपने कार्यालय से बाहर निकली। उसे मु यून शुआन से दस्तखत करवाने थे, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली सामने लियू रुयान खड़ी थी। हु शिन ने एक नजर उसे देखा। उसने समझ लिया कि उसे रोकना बेकार है। वो बस हल्का सा मुस्कुराई और रास्ता छोड़ते हुए बोली, आइए। लियू रुयान ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और सीधे मु यून शुआन के कार्यालय की ओर बढ़ गई। हु शिन कुछ पल तक उसे देखती रही। उसने देखा कि उसके कपड़े बुरी तरह सिकुड़े हुए थे, टाई भी टेढ़ी थी और आंखें पूरी तरह लाल थी। वो मन ही मन बोली, लगता है पिछली रात इस महिला पर भी बहुत भारी गुजरी है। मु यून शुआन ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसे लगा था कि अंदर हो शिन आएगी, लेकिन सामने लियू रुयान को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। वो शांत स्वर में बोली, इतनी व्यस्त रहने वाली लियू मैडम आज हमारे दफ्तर कैसे आ गई? बगल में खड़ी सॉन्ग याओजी ये तन साफ समझ गई। लियू रुयान ने सीधे पूछा, मु कहाँ है? मु यून शुआन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, अगर मुझे पता भी हो तो भी मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। अब सॉन्ग याओजी खुद को रोक नहीं पाई। मैडम आप गलत समझ रही है। हमारी मैडम और मुझ साहब के बीच सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। लेकिन लियू रुयान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने मु यून शुआन की ओर देखकर कहा, मैं खुद उन्हें सब समझाऊंगी। अगर वो तलाक चाहते हैं तो कम से कम मेरी बात सुनने के बाद फैसला करें। मैं ये बात उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मु यून शुआन कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी आवाज पहले से भी ठंडी थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लियू रुयान ने फिर कहा, बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मु यून शुआन धीरे धीरे खड़ी हुई। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लियू मैडम मैंने आपको कई बार समझाया था, आपसे विनती भी की थी कि मेरे भाई के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कीजिए। लियू रुयान की मुठ्ठियां फिर कस गई। सॉन्ग याओजी ने दोबारा कहा, मैडम मु हमारी मैडम मुझ साहब से सच में बहुत प्यार करती है। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। मु यून शुआन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, मान लिया कि ये गलतफहमी थी। फिर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, लेकिन एक इंसान की जान चली गई, उसकी कीमत कौन चुकाएगा, आप या आपकी मैडम? सॉन्ग याओजी का सिर अपने आप झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे से उसने पूछा, क्या सच में सारी गलती हमारी मैडम की है? मु यून शुआन ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्हें इतो माकोतो से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। अब वो बिल्कुल लियू रुयान के सामने खड़ी थी। चाहे आपने जानबूझकर किया हो या नहीं, लेकिन आपकी वजह से और उस आदमी की वजह से मेरे भाई ने अपना सबसे प्रिय इंसान खो दिया। अब आप चाहे जो कर ले, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर लियू रुयान ने धीरे से आंखें बंद कर ली। इस बार उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया। वो चुपचाप मुड़ी और बाहर निकल गई। सॉन्ग याओजी भी उसके पीछे चल दी, लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंची, पीछे से मु यून शुआन की आवाज फिर सुनाई दी, लियू मैडम अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद दोबारा उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करती। उन्होंने जो खोया है वो अब कभी वापस नहीं मिल सकता। ये शब्द सॉन्ग याओजी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने पीछे मुड़कर मु यून शुआन की ओर देखा। उसे लगा जैसे उनकी आंखों में भी आंसू चमक रहे हों। दफ्तर से बाहर निकलने के बाद दोनों फिर कार में बैठ गई। सॉन्ग याओजी ने धीरे से पूछा, मैडम अब कहाँ चलना है? लियू रुयान खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, कंपनी चलते हैं। सॉन्ग याओजी थोड़ा चौंकी। उसने सावधानी से पूछा, तो क्या अब हम मुझ साहब को नहीं ढूंढेंगे? लियू रुयान ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने शांत आवाज में कहा, दादी उनकी रक्षा कर रही है, जब तक वो चाहेंगी कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। वो थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ। मु परिवार यही है, एक दिन वो जरूर लौटेंगे। मुझे यकीन नहीं कि वो पूरी जिंदगी खुद को सबसे छिपा कर रख पाएंगे। सॉन्ग याओजी कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या सिर्फ इंतजार करते रहने से मुझ साहब सच में वापस आ जाएंगे? उसे खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था, और सच कहे तो उसे इसकी उम्मीद बहुत कम थी। कंपनी पहुंचते ही तांग छिंग दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसे दोनों के चेहरे देखने तक का मौका नहीं मिला। उसने जल्दी से पूछा, मैडम मु भाई आज ऑफिस क्यों नहीं आए?
मैं सुबह हंसे उन्हें फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन बंद है। क्या हुआ है? लियू रुयान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी और आवाज पहले से भी ठंडी। वो अब कभी यहाँ काम करने नहीं आएंगे। तांग छिंग हैरान रह गया। क्यों? सोंग याओजी ने तुरंत उसे आंखों से इशारा किया कि अभी कुछ मत पूछो। तभी तांग छिंग ने गौर किया कि माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसने लियू रुयान के चेहरे की ओर देखा। वो बेहद थकी हुई और उदास लग रही थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उधर लियू रुयान बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। तब तांग छिंग ने सोंग याओजी का हाथ पकड़ लिया। अब तो बता दो, आखिर हुआ क्या है? सोंग याओजी ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अरे कुछ तो बताओ। लेकिन वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। तांग छिंग वही खड़ा रह गया। आखिर चल क्या रहा है? शाम को ऑफिस की छुट्टी के बाद तांग छिंग सीधे सोंग याओजी के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने रास्ता रोक लिया। आज तो बिना बताए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सोंग याओजी ने बेबस होकर उसकी ओर देखा। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तांग छिंग ने बिना झिझक जवाब दिया। क्योंकि मुँह भाई मेरे दोस्त है। अब उससे और कुछ छिपाना मुश्किल था। सोंग याओजी ने लंबी सांस ली, फिर पूरी घटना उसे संक्षेप में बता दी। बात खत्म होते ही तांग छिंग कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो उस दिन अस्पताल में तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। तुम सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। सोंग याओजी ने माथा पकड़ लिया। तांग छिंग, जरा असली बात पर ध्यान दो। क्या असली बात? तांग छिंग लगभग चिल्ला पड़ा। मुझ दादाजी नहीं रहे, यही सबसे बड़ी बात है। सोंग याओजी जल्दी से बोली। मैंने कहा ना, ये सब एक गलतफहमी थी। मैडम को कुछ भी पता नहीं था। तांग छिंग ने कड़वी हंसी हंसी। गलतफहमी? अगर सच में उनका उस इतो माकोतो से कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर वो अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के लिए विदेश क्यों गई? ये सवाल सुनकर सोंग याओजी चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। काफी देर बाद उसने धीमे से कहा, एक गलत फैसला, फिर दूसरी गलती, और देखते ही देखते सब कुछ हाथ से निकल गया। उसकी आवाज पछतावे से भर गई। काश उस दिन मैं किसी भी तरह मैडम को विदेश जाने से रोक लेती। तांग छिंग ने दांत भींच लिए। जो हुआ ठीक हुआ। अगर मैं वो भाई की जगह होता तो एक दिन भी उनके साथ नहीं रहता। मैं उसी वक्त तलाक दे देता और जिंदगी भर कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखता। गुस्से में उसने मुट्ठी भींच ली। औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सब धोखा देती है। इतना कहकर वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लेकिन बाहर लियू रुयान पहले से खड़ी थी। वो ठंडी नजरों से उसे देख रही थी। कह लिया सब कुछ? तांग छिंग का चेहरा फक पड़ गया। जो बातें वो पीछे से कह रहा था, उन्हें सामने कहने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसने हकलाते हुए कहा, जी कह दिया। फिर गर्दन झुकाकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। दोनों के चले जाने के बाद उसने गुस्से में अपना माउस मेज पर पटक दिया। कैसे लोग हैं? उसने तुरंत मोबाइल निकाला और मुझे एक के बाद एक कई मैसेज भेज दिए, लेकिन मेरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। करीब 1 घंटे बाद मुंह परिवार की ओर से आधिकारिक शोक सूचना जारी की गई। उसमें बताया गया कि दादाजी मुंह का कल बीमारी के कारण निधन हो गया। कुछ ही देर बाद दूसरी घोषणा भी सामने आई। उसमें मेरे और लियू रुयान के तलाक की खबर सार्वजनिक कर दी गई। उधर विदेश में जैसे ही इतो माकोतो ने ये खबर पढ़ी, उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। वो जोर से हंस पड़ा। तलाक, आखिर उनका तलाक हो ही गया और वो बूढ़ा भी मर गया। वो खुशी से लगभग उछल पड़ा। कमाल हो गया, आज तो किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। शाओ शुआंग चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, इतो सर, आज आपका मूड इतना अच्छा है, क्यों न थोड़ा बाहर घुमाते हैं? इतो माकोतो हंस पड़ा। चलो, आज तुम्हें जो पसंद आए मैं सब खरीद कर दूंगा। धन्यवाद इतो सर। शाओ शुआंग मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, उसने तुरंत मोबाइल निकाला। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक संदेश भेज दिया। जल्द ही सामने से जवाब आ गया। मैसेज पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मन ही मन कहा, माफ कीजिए इतो सर, अब मैं आपके साथ डूबने वाली नहीं हूँ। ये रास्ता आपने खुद चुना है। करीब आधे घंटे बाद दोनों पास के एक बड़े शॉपिंग मॉल में पहुँच गए। शाओ शुआंग ने आसपास नजर दौड़ाई। अचानक उसने इतो माकोतो से पूछा, इतो सर, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए कुछ पीने को ले आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। 10 मिनट बाद जब शाओ शुआंग 2 कप कॉफी लेकर वापस लौटी, तो उसके कदम वही रुक गए। सामने इतो माकोतो सड़क पर गिरा पड़ा था। उसका एक्सीडेंट हो चुका था। शाओ शुआंग ने मुश्किल से अपनी घबराहट छिपाई और धीरे से सांस निकली। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। तभी शाओ शुआंग ने सोंग याओजी को फोन किया। सोंग असिस्टेंट, मैं शाओ शुआंग बोल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि इतो सर के दाहिने पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। शायद अब उनकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजर सकती है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। फिर सोंग याओजी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन अभी घबराना मत, तुम्हें एक और काम करना है। शाओ शुआंग समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रही है। अब हालात यहाँ तक आ चुके थे कि पीछे हटना संभव नहीं था। उसने दांत भींच कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पता लगा लूंगी कि इतो सर अपने दिल में कौन सा राज छिपाए हुए हैं। फोन कटने के बाद सोंग याओजी ने पीछे बैठे लियू रुयान की ओर देखा। मैडम, काम पूरा हो गया है। लियू रुयान ने बस हल्की सी आवाज में कहा। उसने आंखें नहीं खोली। वो अब भी सीट से टिककर चुपचाप आराम कर रही थी। रात को जब लियू रुयान पुराने घर लौटी, लियू चेंग ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अब यहाँ क्यों आए हो? लियू रुयान ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ था। दादी कहाँ है? लियू चेंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, दूसरी मंजिल पर है, खुद जाकर मिलो। लियू रुयान ने ऊपर देखा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गई। दादी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अपने स्टडी रूम की ओर चल पड़ी। दोनों चुपचाप कमरे में पहुंची। कुछ देर तक वहाँ सिर्फ खामोशी रही। दादी कुर्सी पर बैठी, फिर अपनी पोती की ओर देखा। क्या कहना चाहते हो? लियू रुयान की आंखें गहरी उदासी से भरी थी।
अगले ही पल वो दादी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। दादी, मुझे पता है कि वो अब मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ। क्या आप मेरी बात उन तक पहुँचा देंगी? मैं उनसे मिलने की जिद नहीं करूंगी। दादी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, मान लो मैं तुम्हारी बात पहुंचा भी दूं, क्या तुम्हें लगता है कि वो सुनेंगे? कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि वो अभी सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? क्या तुम सच में उन्हें आजाद करने के लिए तैयार हो? लियू रुयांग की आंखों के सामने मु यूनशुआन द्वारा भेजे गए तलाक के कागज घूम गए। उसने कहा था कि उसने ऐसे 10 दस्तावेज तैयार कर रखे हैं और वो तब तक भेजती रहेगी जब तक लियू रुयान हस्ताक्षर नहीं कर देती। लियू रुयान ने अपना सिर दादी की गोद में रख दिया। दादी उसके बाल सहलाती रही, लेकिन उनकी आंखों में भी दर्द था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया क्योंकि वो समझ चुकी थी मु ने अपना फैसला कर लिया है, वो अब वापस नहीं आएंगे। शायद यही किस्मत थी। तुम दोनों के बीच रिश्ता था, लेकिन शायद साथ लिखा नहीं था। काफी देर बाद लियू रुयान ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। दादी, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। नीचे हॉल में लियू दंपति बार बार ऊपर की ओर देख रहे थे। लियू माँ ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है माँ और रुयान क्या बात कर रहे होंगे? लियू चेंग ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। करीब आधे घंटे बाद लियू रुयान नीचे उतरी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी लाल आंखें बता रही थी कि अंदर कितना दर्द छिपा है। लियू माँ भी भावुक हो चुकी थी। वो उसके पास आई। दादी ने तुमसे क्या कहा? लियू रुयान ने अपनी माँ को देखा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा भी नहीं पाई। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, अब मैं उन्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। लियू माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। आखिर उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी दो लोगों का अलग होना भी बेहतर होता है। लियू रुयान ने शांत नजरों से अपनी माँ को देखा। माँ, अब उनसे बेहतर कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उधर मुँह साहब, दादी ने सब इंतजाम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं खिड़की के पास फर्श पर बिछे कालीन पर बैठा था। बाहर देखते हुए मेरा चेहरा शांत था। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैंने लियू परिवार की घोषणा देख ली है। मैंने अपनी बाहों में चेहरा छिपाते हुए कहा, वांग आंटी, इस बार आपके और मेरे जाने के बाद पता नहीं कब वापस आना होगा। वांग आंटी ने बस हल्की मुस्कान दी। मुँह साहब, अभी अभी दादी जी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी है। उन्होंने कहा है कि ये मैडम लियू ने आपके लिए छोड़ी है। उन्होंने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बस उनकी इच्छा है कि आप ये रिकॉर्डिंग एक बार सुन ले। क्या आप सुनना चाहेंगे? मेरी आंखों में हल्का सा बदलाव आया। मैं कुछ नहीं बोला। वांग आंटी समझ गई। उन्होंने फोन लेकर मेरे पास आकर दे दिया। मैंने फोन हाथ में लिया। काफी देर तक उस ऑडियो को देखता रहा, फिर आखिरकार मैंने उसे चला दिया। अगले ही पल उसमें लियू रुयान की भारी और थकी हुई आवाज सुनाई दी। माफ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पूरी बात सुनो। जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी तब मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। उसका नाम इतो शू था। वो इतो माकोतो का जुड़वा भाई था। हम कभी एक रिश्ते में थे, लेकिन बाद में जब वो और उसके माता पिता मुझसे मिलने आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उस समय सिर्फ इतो माकोतो बच गया था, क्योंकि वो क्लास में था। मैंने इतो शू से वादा किया था कि मैं इतो माकोतो का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये उसका मेरे लिए आखिरी अनुरोध था। मैं उससे अपना वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे और इतो माकोतो के बीच कभी भी वैसा रिश्ता नहीं था जैसा तुम सोच रहे थे। वो सिर्फ इतो शू का छोटा भाई था। मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह पूरी जिंदगी संभालूंगी। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। मैंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक आंसू मेरी आंखों के कोने से बह निकला। अगली सुबह झांग माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ऊपर से कोई नीचे नहीं आया। आखिर सोंग याओजी खुद घर पहुंच गई। झांग माँ, मैडम कहाँ है? झांग माँ ने चिंता से सिर हिलाया। अभी तक नीचे नहीं आई, पता नहीं कहीं कुछ हुआ तो नहीं। सोंग याओजी कुछ कहने ही वाली थी, मैडम को क्या हो सकता है, लेकिन उसने वाक्य पूरा नहीं किया। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत उठी और सीधे दूसरी मंजिल की ओर दौड़ गई। झांग माँ भी कुछ सेकंड बाद घबराकर उसके पीछे चली गई। सोंग याओजी कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से खटखटाया। एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने मुड़कर पूछा, झांग माँ, क्या आपके पास कमरे की दूसरी चाबी है? हाँ है, मैं अभी लाती हूँ। झांग माँ जैसे ही मुड़ी, उसी समय कमरे का दरवाजा खुल गया। लियू रुयान सामने खड़ी थी। वो अब भी कल रात वाले कपड़ों में थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसकी आवाज बेहद भारी और थकी हुई थी। इतना शोर क्यों कर रही हो? सोंग याओजी ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर लियू रुयान के हाथ पर गई। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। मैडम, आपका हाथ। लियू रुयान ने बिना कुछ कहे वापस कमरे में कदम रखा। बस जाते जाते बोली, किसी को बुलाकर यहाँ सफाई करवा देना। सोंग याओजी और झांग माँ ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने धीरे से कमरे के अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। बाथरूम का कांच का दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था। दोनों ने एक साथ सांस रोक ली। 10 मिनट बाद लियू रुयान पूरी तरह तैयार होकर बाहर आई। सोंग याओजी ने तुरंत कहा, मैडम, पहले अस्पताल चलते हैं, आपके हाथ का इलाज करवाना जरूरी है। लियू रुयान ने जैसे सुना ही नहीं। वो अस्पताल जाने के मूड में नहीं थी। सोंग याओजी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, लेकिन अगर आपका हाथ ऐसा ही रहा तो कंपनी में और बाहर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये सुनकर लियू रुयान ने पहली बार उसकी ओर देखा। सोंग याओजी समझ गई कि वो मान गई है। उसने तुरंत कार निकाली और पहले अस्पताल चली गई। अस्पताल में पट्टी करवाने के बाद भी लियू रुयान पूरे दिन मेरा इंतजार करती रही, लेकिन मेरा कोई फोन नहीं आया। एक हफ्ते बाद वो फिर पुराने घर पहुंची। दादी से उसे आखिरकार जवाब मिल गया। वो जा चुका है। वो अब हांगकांग में नहीं है। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली थी।
लेकिन मैंने उसे फोन नहीं किया। उस शाम लियू रुयान पतली शर्ट पहने घर के आंगन में खड़ी थी, हाथ में सिगरेट थी। ठंडी हवा चल रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि किसी को भी कंपकंपी हो जाए, लेकिन उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। लियू माँ अपना कोट लेकर उसके पास आई और उसके कंधों पर डाल दिया। उनकी नजर उसकी चोट लगी हुई हथेली पर गई। उन्होंने चिंता से भौहें सिकोड़ ली। शरीर तुम्हारा है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम लियू ग्रुप की सीईओ हो। तुम्हारे कंधों पर सिर्फ हमारा परिवार नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों के परिवारों की जिम्मेदारी भी है। लियू रुयान ने सिगरेट बुझाई, फिर अपनी माँ का कोट ठीक करते हुए धीमे से बोली, ठीक है, मैं समझ गई। लियू माँ उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम पहले से ज्यादा कमजोर लग रही हो? पास खड़ी सॉन्ग याओजी चुप थी, लेकिन मन में वह जानती थी, हाँ, वो बहुत बदल गई थी। वो खाना लगभग छोड़ चुकी थी। कई बार पूरा दिन सिर्फ कॉफी पीकर निकाल देती थी। उसने कई बार समझाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसकी नजर लियू रुयान पर पड़ी। वो तुरंत चुप हो गई। लियू रुयान ने धीमे स्वर में पूछा, आपने लोगों को विदेश भेजा है? लियू माँ कुछ पल रुकी, फिर बोली, हाँ। लियू रुयान ने बस इतना कहा, मौसम ठंडा है, अंदर चलिए। लियू माँ उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। उसकी अकेली और उदास चाल देखकर उनका दिल भारी हो गया। एक हफ्ते पहले लियू माँ ने लोगों को विदेश भेजा था। उनका इरादा था कि इतो माकोतो से जवाब लिया जाए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पहुंचकर उन्हें ये खबर मिलेगी कि इतो माकोतो का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन दोनों पैर लगभग बेकार हो चुके थे। अब जब लियू रुयान ने खुद ये बात स्वीकार की तो लियू माँ के मन में भी अजीब भावनाएं थी। जिस आदमी की उसने कभी इतनी रक्षा की थी, आज उसी के साथ इतनी कठोरता हुई। 2 दिन बाद इतो माकोतो को होश आया। अंतिम मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। उसकी कमर की चौथी और 5वीं हड्डी की नसों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। दाहिने पैर में गंभीर फ्रैक्चर था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा था कि भविष्य में शायद वो ठीक से खड़ा भी न हो पाए। पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर निर्भर रहने की संभावना थी। शाओ शुआंग रोज उसके कमरे के बाहर उसकी चीखें सुनती थी। अस्पताल प्रशासन भी कई बार चेतावनी दे चुका था, अगर मरीज इसी तरह हंगामा करता रहा तो हमें उसे अस्पताल से बाहर करना पड़ेगा। आप आखिर कब तक ऐसा करेंगे? अगर यही चलता रहा तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। इतो माकोतो ने गुस्से से शाओ शुआंग को घूरा। शाओ शुआंग, लियू रुयान को फोन करो, उसे यहाँ बुलाओ, मैं इस हालत में हूँ। और वो एक बार देखने तक नहीं आई। शाओ शुआंग ने दांत भींच लिए, फिर शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोली, सॉन्ग असिस्टेंट ने कहा है, अब मैडम लियू का तुमसे कोई संबंध नहीं है। इतो माकोतो, तुम्हें छोड़ दिया गया है। ये सुनते ही इतो माकोतो की आंखें अविश्वास से फैल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उससे मिलना है, मुझे लियू रुयान से मिलना है। वो पूरी तरह टूट गया। गुस्से और डर में उसने कमरे की चीजें फेंकनी शुरू कर दी। आखिर शाओ शुआंग ने मजबूर होकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए दवा का इंजेक्शन लगाया। इस दौरान शाओ शुआंग डॉक्टर के काम को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में अचानक एक हल्की सी चमक आई। 2 दिन बाद सॉन्ग याओजी को शाओ शुआंग ने एक वीडियो भेजा। वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो मोबाइल हाथ में लेकर सीधे लियू रुयान के ऑफिस में पहुंच गई। मैडम, लियू रुयान ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। सॉन्ग याओजी ने घबराते हुए मोबाइल आगे बढ़ाया। ये देखिए, वीडियो में अस्पताल का दृश्य था। इतो माकोतो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बचपन से अब तक तुम हमेशा मेरी हर बात मानते आए हो, लेकिन इस बार तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे लियू रुयान पसंद है, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। भाई, तुम्हें मर जाना चाहिए था। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सॉन्ग याओजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इन कुछ शब्दों में इतनी बड़ी सच्चाई छिपी थी कि वो सोच भी नहीं पा रही थी। वो सिर उठाकर लियू रुयान को देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। अचानक धड़ाम, लियू रुयान ने मोबाइल जमीन पर पटक दिया। उसकी दोनों हथेलियां टेबल पर थी। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। पता लगाओ, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, एक एक बात। सॉन्ग याओजी ने टूटे हुए मोबाइल को उठाया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। लियू रुयान धीरे धीरे उठी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर ठंडी हंसी थी। इतो माकोतो, तुमने सच में बहुत बड़ा खेल खेला। मामला गंभीर था, इसलिए सॉन्ग याओजी खुद विदेश गई। अस्पताल पहुंचते ही इतो माकोतो ने उसे देखते ही हाथ जोड़ दिए। सॉन्ग असिस्टेंट, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए, बस एक बार। लेकिन सॉन्ग याओजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अब होश में आ जाइए, लियू मैडम इस जिंदगी में आपसे दोबारा नहीं मिलेंगी। ये सुनकर इतो माकोतो का चेहरा सफेद पड़ गया। अब पहली बार उसे सच में डर महसूस हुआ। अगर पहले तक उसे पूरा विश्वास था कि लियू रुयान उसे कभी नहीं छोड़ेगी, तो अब उसके पास सिर्फ डर और बेचैनी बची थी। नहीं, मैं समझा सकता हूँ। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा भाई उससे मिले। मैंने नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था। सॉन्ग याओजी ने उसे और सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने पास खड़ी शाओ शुआंग को इशारा किया। शाओ शुआंग तुरंत आगे आई। सॉन्ग याओजी ने कहा, कल से तुम कंपनी में रिपोर्ट कर सकती हो। ये सुनते ही शाओ शुआंग की आंखें चमक उठी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉन्ग याओजी वहाँ से चली गई। अब कमरे में सिर्फ शाओ शुआंग और इतो माकोतो थे। लेकिन तभी इतो माकोतो ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। शाओ शुआंग ने उसकी ओर देखा।
फिर शांत स्वर में बोली, मैंने सिर्फ सही पक्ष चुना है, गलती तुमने की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सुनकर इतो माकोतो का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने पास रखा फल काटने वाला चाकू उठाया और उसकी ओर फेंक दिया। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शाओ शुआंग ने पास गिरे चाकू का ओ देखा, अब उसका धैर्य भी टूट गया। तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचाओगे? आज तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इतनी अकड़ किस बात की है? इतो माकोतो का गुस्सा फूट पड़ा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओ शुआंग ने उसकी तरफ बढ़ती चीजों से बचते हुए दरवाजे तक कदम पीछे किए। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट होना बिल्कुल सही हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हें उसी दिन मर जाना चाहिए था। ये सुनते ही इतो माकोतो अचानक शांत हो गया। उसने घूरकर शाओ शुआंग को देखा। क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। तुमने ही तो नकली पैर टूटने का नाटक करके लियू मैडम को धोखा दिया था। अब सच में पैर टूट गए हैं। देखते हैं अब जिंदगी भर किसे धोखा देते हो। इसके बाद लियू रुयान ने इतो माकोतो के इलाज का खर्च बंद कर दिया। पैसे खत्म होने के बाद इतो माकोतो मजबूरी में अपनी व्हील चेयर खुद चलाता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते भर संघर्ष करता रहा जब तक रात पूरी तरह नहीं हो गई। तभी अचानक गली के अंधेरे से दो अनजान लोग बाहर आए। इतो माकोतो डर से कुछ समझ भी नहीं पाया। उन्होंने उसे उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। 2 साल देखते ही देखते गुजर गए। एक दिन सोंग याओजी ने फोन लियू रुयान की ओर बढ़ाया। मैडम, आपकी माँ का फोन है। उन्होंने कहा है कि आज रात आपको पुराने घर आना है। लियू रुयान ने काफी देर बाद नजर उठाई। ठीक है। सोंग याओजी ऑफिस से बाहर निकली और मन ही मन आह भरी। इन 2 सालों में मैडम ने खुद को काम में पूरी तरह डुबो दिया। लगभग ऑफिस में ही रहने लगी है। रात को पुराने घर पहुँचने के बाद हॉल में बैठे सभी लोगों ने उसकी ओर देखा। उनमें लियू माँ के पास बैठा एक आदमी भी था। उस आदमी ने लियू रुयान को देखा तो थोड़ा शर्मिंदा और संकोची लग रहा था। लियू रुयान ने सिर्फ एक नजर डाली और सब समझ गई। वो तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन लियू माँ ने उसकी सोच पहचान ली। रुको। लियू रुयान के चेहरे पर हल्की ठंडक आ गई। फिर भी उसने अपने माता पिता का सम्मान रखते हुए वापस कदम बढ़ाए। उसने शांत लेकिन व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, मुझे यहाँ बुलाने का कारण यही है कि आप मेरा रिश्ता तय करना चाहती हैं? ये सुनते ही लियू दंपति के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। पास बैठा आदमी थोड़ा असहज होकर उसे देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और खुद आगे बढ़कर बोला, लियू मैडम नमस्ते, मेरा नाम शेन मिंगशुआन है। लियू रुयान ने उसकी ओर देखा। कुछ देर तक वो उसे ध्यान से देखती रही। फिर उसकी नजर हट गई। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने अपनी माँ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, आपने सच में बहुत मेहनत की है। मेरे लिए एक नकली इंसान तक ढूंढ लिया, लेकिन नकली शब्द भी उसके लिए बहुत अपमानजनक है। ये सुनते ही शेन मिंगशुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो थोड़ा दुखी और मासूम दिखने लगा। सच कहे तो उसकी शक्ल और हाव भाव में कुछ समानता जरूर थी। कम से कम जब वो पहली बार कमरे में आया था तो एक पल के लिए लियू रुयान भी भ्रमित हो गई थी। लेकिन फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, शेन सर, मेरे पूर्व पति कभी इस तरह की नजरों से किसी महिला को नहीं देखते थे। शेन मिंगशुआन ये सुनकर चौंक गया। उसने उलझन में लियू माँ की ओर देखा। लियू रुयान के होठों पर हल्की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आई। उन्हें अगर दुख होता था तो वो मुझे थप्पड़ मार देते थे, लेकिन किसी महिला के सामने इस तरह कमजोर बनकर अपनी भावनाएं नहीं दिखाते थे। शेन मिंगशुआन का चेहरा बदल गया। वो समझ नहीं पा रहा था। उसे लियू माँ ने खुद चुना था। उन्हें भी लगता था कि वो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है। उसने भी पूरी कोशिश की थी उसकी नकल करने की। फिर भी लियू रुयान को वो बिल्कुल अलग क्यों लग रहा था? लियू रुयान ने अब उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने ऊपर की मंजिल की ओर देखा। फिर अपनी माँ से पूछा, क्या आपको पता नहीं है, मैंने 6 महीने पहले ही उसकी तलाश बंद कर दी थी। ये सुनकर लियू माँ के चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी। लियू रुयान ने अपनी चुप बैठी माँ को देखा, फिर बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शेन मिंगशुआन ने उसकी खूबसूरत लेकिन दूर जाती हुई पीठ को देखा। जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, वो वही खड़ा रहा। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। आंटी, क्या मैंने कुछ गलत किया? लियू माँ ने सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है मिंगशुआन, आज तुम वापस चले जाओ। शेन मिंगशुआन की आंखों में निराशा उतर आई। जाते जाते भी उसने एक बार ऊपर की ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार था, लियू रुयान जैसी महिला को कौन पसंद नहीं करेगा? पैसा, शक्ति और खूबसूरती, सब कुछ उसके पास है। उसने अपनी मुट्ठी और कस ली। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। उधर लियू दादी कुर्सी पर बैठकर संगीत सुन रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। लियू रुयान भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चाय बनाकर उनके सामने रख दी। कुछ देर बाद दादी ने पूछा, तुम्हें शेन नाम का वो लड़का पसंद नहीं आया? लियू रुयान ने उनकी ओर देखा। नहीं, दादी ने सिर हिलाया। फिर गंभीर स्वर में बोली, तुम अब 30 साल से ऊपर हो गए हो। तुम्हें अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अपने माता पिता को हमेशा चिंता में मत रखो। ये सुनकर लियू रुयान के हाथ थोड़े रुक गए। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपका उससे अभी भी संपर्क है? दादी कुछ पल चुप रही। नहीं, लियू रुयान ने बस धीमे से जवाब दिया। पता नहीं उसने विश्वास किया या नहीं। चाय खत्म करने के बाद उसने कहा, दादी, मैंने उसे छोड़ दिया है। जहाँ तक प्यार की बात है, मैं कोशिश करूंगी कि आगे बढ़ सकूं। इसलिए आप और माता पिता मेरे लिए किसी और लियू साहब को ढूंढने की जरूरत नहीं है। दादी काफी देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। लियू रुयान कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर नीचे चली गई। उसने सोफे पर बैठे माता पिता की ओर देखा। मैंने दादी से बात कर ली है, अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सोंग याओजी को ऑफिस में बुलाया गया। लियू रुयान ने कहा, उस दिन पार्टी में जो अभिनेता था उसका नाम लिन यी है ना? उसे आज रात डिनर के लिए बुलाओ।
सॉन्ग याओजी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मैडम, मैं अभी संपर्क करती हूँ। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद भी वो सोचती रही, क्या मैंने सही सुना? आखिर चल क्या रहा है? उसने तुरंत लिन यी की तस्वीरें देखी। वो सच में काफी आकर्षक था, लेकिन उसे याद था जिस दिन कंपनी का उद्घाटन समारोह था, लिन यी जानबूझकर लियू मैडम का ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा था और उस समय मैडम ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी थी। तो क्या उस समय से ही वो उसे पसंद करने लगी थी? अगले 3 महीनों में लियू रुयान और लोकप्रिय अभिनेता लिन यी कई बार साथ डिनर पर गए। दोनों को कई बार होटल में आते जाते देखा गया। उनकी करीबी तस्वीरें इंटरनेट पर फैलने लगी। टीवी पर लियू रुयान की खबर देखते हुए मेरे हाथ की हरकत अचानक रुक गई। वांग आंटी ने मेरी ओर देखा, फिर जल्दी से टीवी बंद कर दिया। मैं काफी देर तक चुप रहा। फिर मैंने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। दीदी, मैं वापस आने का फैसला कर चुका हूँ, क्योंकि अब जब लियू रुयान अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी तो शायद वो मुझे दोबारा परेशान नहीं करेगी। मु यून शुआन ने कुछ नहीं कहा। पिछले 3 महीनों में लियू रुयान और लिन यी के रिश्ते की खबरें लगातार आती रहीं। उसने सुना था कि लियू रुयान ने उस अभिनेता में निवेश भी किया था, उसे विज्ञापन भी दिलाए थे, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ द्वारा करवाए गए रिश्ते को भी सिर्फ उस अभिनेता के लिए मना कर दिया था। ठीक है, तुम कब वापस आ रहे हो? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। फोन रखने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली। सब कुछ अब खत्म हो चुका था। 2 महीने बाद, मैडम, लिन सर की फ्लाइट दोपहर 2 बजे है। आपने उन्हें लेने जाने का वादा किया था। लियू रुयान ने समय देखा, फिर कुर्सी से उठ गई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडापन था। चलो, सॉन्ग याओजी ने अनजाने में उसकी ओर देखा। इन दिनों लियू रुयान और लिन यी के रिश्ते की खबरें बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। लगभग हर कोई उनके बारे में जानता था। सॉन्ग याओजी को थोड़ा अंदाजा था कि लियू रुयान के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अब वो खुद भी निश्चित नहीं थी, क्योंकि लिन यी के प्रति लियू रुयान का रवैया इतना अलग था कि वो भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सच है या सिर्फ दिखावा। लियू रुयान ने सिर नहीं उठाया। वो लगातार अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को देख रही थी, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि सॉन्ग याओजी बार बार उसकी ओर देख रही है। उसने ठंडे स्वर में कहा, कुछ कहना है तो कहो। चुप क्यों हो? सॉन्ग याओजी ने थोड़ा असहज होकर गला साफ किया। लियू मैडम, क्या आप सच में लिन सर को लेकर गंभीर हैं? ये सुनकर लियू रुयान ने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। कुछ पल बाद उसने शांत स्वर में कहा, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, सच है, मैं उसके साथ गंभीर हूँ। सॉन्ग याओजी की सांस कुछ पल के लिए रुक गई। उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था। काफी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। जी मैडम, मैं समझ गई। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सॉन्ग याओजी पास में पार्किंग ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति उसे बहुत जाना पहचाना लगा। वो कुछ पल के लिए वही रुक गई। उसने ध्यान से देखा, फिर उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। क्या ये मु साहब है? वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आई। लियू रुयान ने धीरे से उसकी ओर देखा। क्या देख रही हो? सॉन्ग याओजी ने हिम्मत करके कहा। मैडम, मुझे अभी लगा कि मैंने मु साहब को उस गाड़ी में देखा। लियू रुयान का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। पीछे से फिर हॉर्न बजा। तब उसने बस इतना कहा, रास्ता मत रोको। सॉन्ग याओजी ने तुरंत गाड़ी पार कर दी, लेकिन लियू रुयान एक बार भी पीछे देखे बिना सीधे लिफ्ट की ओर चली गई। सॉन्ग याओजी उसे देखती रही। उसके मन में सवाल आया, क्या मैडम सच में आगे बढ़ चुकी है, या फिर अब लिन यी ही उनके लिए ज्यादा जरूरी है? लिन यी ने जैसे ही लियू रुयान को देखा, वो तुरंत आगे आया और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। रुयान, उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद पत्रकार तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़े। लियू मैडम, लिन सर, क्या आप दोनों रिश्ते में हैं? क्या ये सच है कि आप डेट कर रहे हैं? सॉन्ग याओजी तुरंत आगे आई और दोनों को कवर किया। माफ कीजिए, आप लोग तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन लियू मैडम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी। पत्रकार लियू रुयान से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उनका ध्यान लिन यी की ओर चला गया। लिन यी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर लियू रुयान के कंधे पर रख दिया, फिर कैमरों के सामने कहा, हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये पहली बार था जब लिन यी ने सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते को स्वीकार किया था। कुछ ही सेकंड में कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। आसपास खड़े प्रशंसक भी शोर करने लगे। पत्रकारों और भीड़ से निकलने के बाद लिन यी ने राहत की सांस ली। रुयान, तुम इतनी व्यस्त रहती हो, फिर भी मुझे लेने आ गई। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? लियू रुयान ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। तुम्हें क्या लगता है? लिन यी मुस्कुराया और उसके करीब आया। दोनों को आधिकारिक रूप से डेट करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन लियू रुयान का रवैया अब भी बहुत शांत था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? इतना कहकर वो आगे बढ़ा। लियू रुयान ने अपना हाथ उसके गले में डालने के लिए उठाया। तभी सॉन्ग याओजी ने रियर व्यू मिरर में देखा। अचानक उसने ब्रेक लगा दिया। माफ कीजिए मैडम, अचानक सामने एक बिल्ली आ गई थी। लिन यी थोड़ा नाराज होकर उसकी ओर देखने लगा। सॉन्ग असिस्टेंट, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। जी लिन सर। कुछ देर बाद गाड़ी अपने स्थान पर पहुंच गई। लिन यी ने देखा कि लियू रुयान उतरने का नाम नहीं ले रही है। उसे मजबूर होकर अकेले उतरना पड़ा। सॉन्ग याओजी ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद उसने पूछा, मैडम, अब कहाँ चले, घर या ऑफिस? लियू रुयान ने बिना सोचे कहा, मु परिवार के घर। जी मैडम। मु परिवार के घर के बाहर। सॉन्ग याओजी ने गाड़ी बंद कर दी। उसने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की ताकि अंदर किसी को पता न चले। लियू रुयान ने एक सिगरेट जलाई। पीछे की सीट से वो घर की रोशनी देखती रही। आज मु परिवार के घर में ज्यादा लाइटें जल रही हैं। सॉन्ग याओजी चुप रही। वो अक्सर लियू रुयान को यहाँ लेकर आती थी। दोनों दूर से घर देखते और फिर वापस चले जाते, लेकिन आज अलग था। दूसरी और तीसरी मंजिल की लाइटें भी जल रही थी। इसका मतलब आज घर में कोई था, और एयरपोर्ट पर उसने जो चेहरा देखा था वो शायद वही था। सॉन्ग याओजी ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। लियू रुयान ने आदेश दिया,
पता करो आज वो किस फ्लाइट से आया और एयरपोर्ट, स्टेशन और हाईवे पर भी खबर कर दो। जी मैडम। सॉन्ग याओजी तुरंत समझ गई। लियू रुयान डर रही थी कि मुझ साहब फिर से चुपचाप हांगकांग छोड़कर न चले जाएं। काफी देर बाद जब मुझ परिवार के घर की सारी लाइटें बुझ गई तब लियू रुयान ने धीरे से कहा, कल कुछ लोगों को यहाँ निगरानी के लिए एल लगा देना। घर लौटने के बाद लियू रुयान ने कमरे का दरवाजा खोला। वो कुछ देर वही खड़ी रही। उसकी नजर सामने लगी शादी की तस्वीर पर थी। काफी देर बाद उसने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। मुंह परिवार, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? उधर मैंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल दीदी। क्या आपको लगता है कि मैं अभी उसे नहीं भूल पाया? मु यूनशुआन काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रात को लियू रुयान अपने कमरे में लौटी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिन यी के कई मिस्ड कॉल दिखाई दे रहे थे। उसने फोन नीचे रख दिया, फिर सिगरेट का डिब्बा उठाया और एक सिगरेट जला ली। वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आज रात के तारे उसे हर दिन से ज्यादा चमकदार लग रहे थे। लिन यी ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वो थोड़ा बेचैन हो गया। आखिर उसने सॉन्ग याओजी को फोन किया। सॉन्ग याओजी का जवाब था कि वो पहले ही लियू मैडम को घर छोड़ चुकी है, लेकिन ये घर लिन यी ने आज तक एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि अब तक दोनों की मुलाकातें हमेशा होटल में ही होती थी। पहले सॉन्ग याओजी को इसमें कुछ अलग नहीं लगता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने पहले ही किसी से मुगे के बारे में जांच करवाई थी। पता चला था कि तलाक के बाद मुगे शायद हांगकांग छोड़ चुका था। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। वो ये नहीं देख सकती कि दोनों ने उसे छोड़ दिया और फिर दोबारा साथ आ गए। उस दिन मु परिवार का घर बहुत ज्यादा रौनक से भरा हुआ था। सॉन्ग याओजी ने लियू रुयान को बताया कि लियू परिवार के सभी लोग मु परिवार के घर गए हैं। ये सुनकर लियू रुयान धीरे धीरे खिड़की के पास चली गई। काफी देर तक वो चुपचाप खड़ी रही। सॉन्ग याओजी ने उसकी पीठ को देखा। उसके मन में एक ही विचार आया, वो बहुत अकेली लग रही है। सोचना भी स्वाभाविक था। मुझ साहब के घर में इस समय शायद हंसी खुशी का माहौल होगा और उनकी लियू मैडम बस अकेली रह गई है। ये सोचकर सच में थोड़ा दुख हुआ। सॉन्ग याओजी ने धीरे से कहा, लियू मैडम, क्या हम भी वहाँ जाकर देख लें? लियू रुयान ने मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है वे मेरा स्वागत करेंगे? सॉन्ग याओजी ने थोड़ा सोचकर कहा, वो तो शायद नहीं करेंगे। फिर उसने धीरे से अपनी नाक छुई। लेकिन मैडम, एक परिवार का मिलना आपके बिना पूरा भी तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कि मुझ साहब अब आपको माफ कर चुके हैं। वो आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या वे अभी तक गए नहीं? सॉन्ग याओजी ने सिर उठाकर कहा, नहीं, सुना है मु परिवार के नौकर काफी सारी चीजें खरीद कर लाए हैं। लगता है वे वही खाना खाने वाले हैं। लियू रुयान ने अपनी घड़ी देखी। 4 बज चुके हैं। दोपहर की मीटिंग कल सुबह कर देना। सॉन्ग याओजी ने सिर हिलाया, जी लियू मैडम। लेकिन जैसे ही दोनों ऑफिस से बाहर निकली, सामने से लिफ्ट से बाहर आता हुआ लिन यी दिखाई दिया। आज उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। साफ दिख रहा था कि उसने खास तैयारी की थी। दोनों को देखते ही उसने अपना चश्मा उतारा और खुशी से उनकी तरफ आया। फिर उसने प्यार से लियू रुयान का हाथ पकड़ लिया। रुयान, मैंने आज रात के लिए रेस्टोरेंट बुक किया है। तुम आज मेरा प्लान कैंसिल नहीं कर सकती। सॉन्ग याओजी ने दोनों को देखा और थोड़ा पीछे हट गई। लियू रुयान ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, आज मेरे पास काम है। ये सुनकर लिन ये तुरंत नाराज हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास कोई भी काम हो, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लियू रुयान ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की हंसी हंसी, तुम पक्का जाना चाहते हो? सॉन्ग याओजी को अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन लिन यी ने नाराज होकर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? सॉन्ग असिस्टेंट, क्या आपको पसंद नहीं कि मैं आपके साथ जाऊं? सॉन्ग याओजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अजीब नजरों से देखती रही। लेकिन लियू रुयान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर लिन यी तुरंत खुश हो गया। ठीक है, लेकिन जब वे जगह पर पहुंचे, लिन यी को लगा जैसे वह किसी खास जगह आया है। वो उत्साहित होने ही वाला था, तभी उसकी नजर दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था मुंह। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रुयान। ये लियू रुयान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो कार से उतर चुकी थी। मेरे पूर्व पति का घर है। लिन यी कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान उसे अपने पूर्व पति के घर लेकर आएगी। उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया। लेकिन जब उसने देखा कि लियू रुयान अंदर जा चुकी है, तो वो भी मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही लियू रुयान, लिन यी और सॉन्ग याओजी तीनों लिविंग रूम में पहुंचे, वहाँ का खुशहाल माहौल अचानक शांत हो गया। उस पल लिन यी को सच में पछतावा हुआ। मैं यहाँ क्यों आ गया? काश मैं अभी सॉन्ग याओजी के साथ वापस चला जाता। लियू रुयान बिल्कुल सहज थी, लेकिन मु परिवार के लोगों के चेहरे बदल गए, खासकर लियू रुयान के माता पिता। उनके चेहरे साफ नाराज दिख रहे थे। लिन यी ने चुपके से उन्हें देखा। उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई। वो थोड़ा पीछे हटकर लियू रुयान के पीछे खड़ा हो गया, लेकिन लियू रुयान ने सीधे उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। पापा, मम्मी, दादी, ये लिन यी है। लिन यी ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। दादी जी, अंकल, आंटी, मैं लिन यी हूँ, रुयान का बॉयफ्रेंड। दादी ने अपनी नाराजगी खुलकर नहीं दिखाई, लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल नरमी नहीं थी। उम्र बढ़ने के साथ तुम्हारी पसंद भी कम हो गई है क्या? अब खाने के लिए कुछ भी चुन लेते हो? तुम सच में बहुत भूखी हो। लिन यी के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने दुखी नजरों से लियू रुयान की ओर देखा। लियू रुयान की नजर मेरी तरफ गई। मैं शांत बैठा था, दोनों को देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, आपकी पसंद अच्छी थी, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं आई। उसका इशारा किसकी तरफ था? ये सभी समझ रहे थे। लिन यी का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। इस समय वो सच में वहाँ से चले जाना चाहता था। जब लिन यी सोच रहा था कि क्या उसे पहले चले जाना चाहिए, तभी मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ।
मैंने शांत स्वर में कहा, लिन सर, मु परिवार में आपका स्वागत है, आइए बैठिए। मेरी बात सुनकर लिन यी का चेहरा और भी अजीब हो गया। वो मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने लियू रुयान का रुख देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो आगे बढ़ चुकी थी। वो आकर मेरे बगल में बैठ गई। लिन यी के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। वो उसके पीछे जाकर बैठने लगा, लेकिन सोफे पर अब कोई जगह नहीं बची थी। मैंने उसके पहले वाले स्थान की ओर इशारा किया। लिन सर, आप यहाँ बैठ जाइए। लिन यी थोड़ा झिझका। ये ठीक रहेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बैठिए। मैं अभी रसोई में जाकर देखता हूँ कि तैयारी कैसी चल रही है। लिन यी ने देखा कि लियू रुयान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसने मजबूरी में कहा, धन्यवाद। फिर वो बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बहुत असहज था। मैंने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, आप लोग बातें कीजिए, मैं रसोई में जाकर देखता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। मेरे जाते ही लियू चेंग ने सीधे गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई? क्या तुम हमें परेशान करना चाहते हो? और तुम? उसने लिन यी की तरफ देखा, तुम यहाँ क्यों आओ? लियू रुयान ने मेरी तरफ से नजर हटाई, फिर शांत स्वर में बोली, आप लोग मुंह गे से मिलने आ सकते हैं, तो क्या मैं नहीं आ सकती? तभी लियू मैडम ने लिन यी की तरफ देखा। उनका चेहरा थोड़ा ठंडा था। लिन सर, पहली बार मिलने आए हैं, लेकिन इस तरह अचानक किसी के घर आना क्या सही तरीका है? लिन यी तुरंत घबरा गया। असल में उसे शुरुआत से पता ही नहीं था कि वे मुँह परिवार के घर आने वाले हैं। अगर पता होता तो वो कभी नहीं आता। उसने जल्दी से कहा, माफ कीजिए, मेरी गलती थी, मैं बस रुयान के साथ आया था। मुझे नहीं पता था कि लियू मैडम ने बिल्कुल नरमी नहीं दिखाई। पहली बार किसी के घर आना और खाली हाथ आ जाना, इस बात ने लिन यी को बहुत शर्मिंदा कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो सिर झुकाकर बैठ गया। उसने चुपके से लियू रुयान की तरफ देखा, जैसे उससे मदद मांग रहा हो। लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा और कहा, उसे दोष मत दीजिए, उसे पहले से पता नहीं था। लिन यी ने जब देखा कि लियू रुयान उसके लिए बोल रही है, तो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई। उसने तुरंत सिर हिलाया। रसोई में वांग आंटी ने धीरे से कहा, बड़ी बेटी अब सच में कुछ भी करने लगी है। वो उसे यहाँ तक लेकर आ गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ देर बाद मु यूनशुआन घर वापस आया। जैसे ही उसने इस अनचाहे मेहमान को देखा, उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। लियू परिवार के लोगों ने भी मु यूनशुआन की नाराजगी देख ली। उन्होंने बिना देर किए सीधे जाने का संकेत दे दिया। लिन यी ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अब चलता हूँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, आज के लिए माफ कीजिए। वो मु परिवार के घर से बाहर चला गया। जब तक लिन यी घर से बाहर नहीं निकल गया, तब जाकर लियू मैडम ने अपनी बेटी की ओर देखा, और तुम भी अब तुरंत यहाँ से चली जाओ, इतना अच्छा दिन था, सब खराब कर दिया। उनके मन में मुँह गे के लिए पहले से ही अपराध बोध था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मुँह परिवार को और परेशानी हो। तभी रसोई से आवाज आई, दादी जी, लियू मैडम, खाना तैयार है, सब लोग बैठ जाइए। लियू मैडम ने लियू रुयान को घूर कर देखा, फिर मुड़कर चली गई। हालांकि मन ही मन उन्हें अपनी बेटी की जिद पर थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी। लियू चेंग ने भी ठंडी आवाज में कहा, मनहूसियत। लेकिन लियू रुयान वहाँ से नहीं गई, और लियू परिवार की इज्जत के कारण मु यूनशुआन भी उसे सच में निकाल नहीं पाया। खाना खत्म होने के बाद सोंग याओजी ने देखा कि लियू रुयान मु परिवार के घर से बाहर आ रही है। वो तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोलने लगी। लियू मैडम, लिन यी वाली बात आप संभाल लीजिए। लियू रुयान कार में बैठ गई, फिर बोली, संभाल लो, जो शर्त रखनी हो रख सकते हो। सोंग याओजी थोड़ी हैरान हुई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। शर्त? लियू मैडम, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि आप लिन सर के साथ रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। लियू रुयान ने खिड़की से बाहर देखा, धीरे से बोली, मैं गंभीर होना चाहती थी, लेकिन इंसान गलत था। सोंग याओजी मन ही मन सोचने लगी, ये कैसी अजीब बात है, क्या लियू मैडम अब मुझ साहब को वापस पाना चाहती हैं? उसने धीरे से कहा, मैं तो आपका समर्थन करूंगी, लेकिन आप एक बार रिश्ता निभा चुकी है, मुझे डर है कि मुझ साहब को ये बात पसंद नहीं आएगी। लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई। उसने बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, काश उसे फर्क पड़ता, कम से कम वो मुझे लेकर थोड़ा परेशान तो होता। उधर मैंने चू चैन से पूछा, कल रात लियू रुयान तुम्हारे घर आई थी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? चू चैन ने कहा, नहीं, सब ठीक था। फिर उसने अचानक कहा, वैसे तुम्हें पता है आज किसने मुझे संपर्क किया? मैंने उसकी तरफ देखा। कौन? वही सु यूचिंग। मैं थोड़ा चौंक गया। सु सीनियर? चू चेन ने सिर हिलाया। हाँ, एक बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। जब उसे पता चला कि तुम्हारा तलाक हो गया है, तो उसने मुझसे संपर्क किया था, और उसने यूनशुआन से भी तुम्हारे बारे में पूछा था। चू चेन मुस्कुराया। मैंने पहले ही कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते थे। अब विश्वास हुआ? मैं कुछ सोच में पड़ गया। तभी चू चेन ने हल्की खांसी की और कहा, मैंने उसे ये भी बताया कि तुम्हारा अभी कोई नया रिश्ता बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ दोस्त की तरह संपर्क रखना चाहती है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी, ये हांगकांग का स्थानीय नंबर था। मुझे लगभग अंदाजा हो गया कि कौन होगा। मैंने फोन उठाया। हेलो। उधर से आवाज आई, मुगे कैसे हो? आवाज सुनते ही मुझे यकीन हो गया, वो सु यूचिंग थी। उसने कहा, जूनियर, क्या आज रात तुम्हारे पास समय है? क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ सीनियर, मेरे पास समय है। वो खुश होकर बोली, ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें जगह भेज दूंगी।